वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 1 का हम डायमेंशंस पढ़ रहे थे। अब उसी का हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगले मैंने 2 लेक्चर मैंने बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में व्हाट इज डायमेंशंस है ना, उसको डिटेल में मैंने समझाया। पार्ट 2 में व्हाट इज द एप्लीकेशंस है ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, उसमें हमने सिखाया। और आज हम पढ़ेंगे उसी वही एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को आज हम शुरू करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या सब है? तो देखो 1 नंबर में क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और 2 नंबर में चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस, checking the correctness of the formula, checking the correctness of the formula or expression, and 3 number deriving the relations, deriving the formula, deriving the relations or formula of physics. Okay, and 4 number we will discuss limitation, okay, limitation of dimension, okay। हमने ये अगला जो ये 1 और 2 नंबर का हमने डिस्कस कर चुका है पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 02 आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 02, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 02। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे अगला लेक्चर, ये इससे पहले का लेक्चर, तो आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, डिराइविंग द रिलेशन ऑफ फार्मूला एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, वी विल डिस्कस टुडे, ओके, इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट the application of dimension, and under the application of dimension we will discuss the deriving, how to deriving the different formula, deriving the different formulas, okay, this is formula, the plural form of formula, or expression, okay। now सो आज हम जो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको समझने के लिए क्वेश्चन को। और इसके हिसाब से ना हमारे नेपाल में बोर्ड जो है NEB बोर्ड, इससे जो है इससे ये जो डिराइविंग डिफरेंट फार्मूला एंड एक्सप्रेशन, इससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में और जो है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। तो आज मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। बहुत 2-4 ठो 5 ठो जितना हो सके मैं ये यहाँ पे आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। और जो है हम NEB बेस पढ़ेंगे, जो नेपाल में जो हमारा कोर्स है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फोर्स F on a particle depends upon one number, mass of a particle, 1 number, and 2 number, acceleration of a particle, okay। now question is asking here, find the expression, okay। this is the easy question. Now we will go in the next question as a little bit tough, okay, tough. Now we will solve this question. Force on a particle depends upon mass of a particle and acceleration of a particle. क्वेश्चन इज आस्किंग हियर, मतलब फोर्स जो है किस पे डिपेंडेंट है? मास पे डिपेंडेंट है। क्या है? मास पे डिपेंडेंट है। अब मास पे कैसे? पावर 1 की 2 3 है ना, मास पे तो डिपेंडेंट है, पर यहाँ पे पावर पे कुछ होगा, स्क्वायर में होगा 2 3 4, है ना। किस चीज पे डिपेंडेंट है ना? तो वहाँ पे सपोज x है ना, डायमेंशन, इसी को तो डायमेंशन कहते हैं, है ना। जैसे कि MLT-2 है ना, MLT ये फोर्स का डायमेंशन है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। तो इसी वजह से जो फोर्स है जो इसके डिपेंडेंट है, तो हमें नहीं पता है अभी किस पावर में, 1 पे है कि 2 पे है कि -2 पे है ना, -3 पे है, ये किस पे है हमें यह भी पता नहीं है। सब कुछ हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ओके। एंड तो फोर्स मास पे डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो f जो है क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम एक से डिनोट करेंगे और ये इसको सपोज y पे रख देंगे, ओके। क्या रख देंगे? y पे रख देंगे। अब जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ताकि उधर जगह मिले, है ना। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, f is directly proportional to m to the power x and f is directly proportional to e to the power y, okay। now
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या आना चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, f इज इक्वल टू के m टू द पावर x and y टू द a टू द पावर y. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला. ओके, व्हाट इज द फार्मूला? नाउ वी विल सॉल्व. नाउ वी विल राइट हियर द डायमेंशन ऑफ फोर्स. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? मैंने आपको याद कराया था कि mlt-2. ओके, तो क्या है mlt-2? ये डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे. यहाँ पे इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं होता है ना, टेंशन का डायमेंशन, कांस्टेंट्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस. अब हर एक कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि जी भी कांस्टेंट है लेकिन उसके पास डायमेंशन. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वो वाला कांस्टेंट नहीं, ये दूसरा वाला कांस्टेंट है. ओके, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है. हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन जो आएगा ना, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन सा कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, कौन सा कांस्टेंट का नहीं होता है. तो यहाँ पे अब हम कांस्टेंट को तो अभी छोड़ ही दो. उसके बाद जो है ये m का डायमेंशन क्या होता है? m मतलब मास का डायमेंशन क्या होता है? m. ओके, इसका पावर कितना है? x है. और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? lt-2. क्या होगा? lt-2. ओके, lt-2. तो m का पावर 0, lt-2 का पावर कितना है? y है. समझ में आया? ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. नाउ इधर क्या आएगा? mlt-2 और यहाँ पे क्या आया? m टू द पावर x, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे m टू द पावर x आएगा, और l का पावर y और t-2y. यू गॉट इट? नाउ वी विल सॉल्व. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे? अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको जो है इक्वेट करेंगे. क्या करेंगे? इक्वेट. मास को मास से इक्वेट करेंगे, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करेंगे, और टी को टी से इक्वेट करेंगे. नाउ इक्वेटिंग. क्या करेंगे? इक्वेटिंग द इक्वेशन. अब ये मास जो है, मास को m से डिनोट करेंगे, है ना. तो m यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1. m का पावर 1 इज इक्वल टू m का पावर x है. अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस और बेस सेम है, तो क्या होगा? पावर इज इक्वल टू पावर होगा. तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1 है. x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 1 है. अब उसके बाद लेंथ को लेंथ से डिनोट करेंगे. क्या करेंगे? लेंथ को लेंथ से डिनोट करेंगे. ओके, क्या करेंगे? लेंथ को लेंथ से डिनोट करेंगे. अब लेंथ को लेंथ से डिनोट करेंगे तो लेंथ, हम यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू कितना है? l का पावर -1, और यहाँ पे l का पावर y है. l का पावर y है ना, तो l इज इक्वल टू क्या है? 1. तो यहाँ पे बेस और बेस सेम है, तो y इज इक्वल टू कितना आया? 1 है. x और y का वैल्यू मिल गया. हम y यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. y यहाँ से भी वही वैल्यू आएगा. यहाँ पे देखिए तो y का वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं हम. t-2 इज इक्वल टू t-2 इज इक्वल टू t-2y. अब यहाँ पे सेम है, तो -2 इज इक्वल टू -2y है ना. तो ये और ये कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना है? 1 है. देखिए y का वैल्यू यहाँ पे से भी 1 है, यहाँ पे से भी 1 है, और x का वैल्यू 1 आ गया. तो हमारे पास क्या आया? फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? अब यहाँ पे ये जो है x और y का वैल्यू जो है, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे. अब f इज इक्वल टू क्या है? के एम. एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 आया. और y का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 है. तो f इज इक्वल टू, अब k को हम प्रोपोर्शनलिटी साइड हटा देंगे, और k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगा? अब ये k का वैल्यू ma, और वेयर k इज इक्वल टू 1. ये k इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया? बाय एक्सपेरिमेंटल. क्या आया? ये कांस्टेंट का वैल्यू जो है, क्या है यहाँ पे? क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल. वो एक्सपेरिमेंट के करने के बाद पता लगेगा. तो k का वैल्यू कितना आया? बाय एक्सपेरिमेंट. k इज इक्वल टू बाय एक्सपेरिमेंट. ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया? f इज इक्वल टू ma. ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना. हाँ, तो f इज इक्वल टू m. तो ऐसे करके ये फॉर्मूला डिराइव होता है. आ गया? समझ में आ गया? ओके, अब हम इससे थोड़ा टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट अ लिटिल बिट टॉप क्वेश्चन. ओके, the next question is there in front of you. Time period t of a simple pendulum depends upon length of the pendulum, mass of the bob, and acceleration due to gravity g. Find the expression. What is the expression? Now we will do again solution. This time period is dependent upon the length of the pendulum. Time is proportional to the length of the pendulum. जो है ये x, ये t जो है टाइम जो है लेंथ पे डिपेंडेंट करता है. अब ये डायमेंशन, ये x जो हमने दिया है, ये डायमेंशन है ना, मतलब कितने पावर में कितने 1 2 3 हमें नहीं पता है, तो सपोज x पे डिपेंडेंट है. तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब. मींस मास को हम m से डिनोट करते हैं. सपोज y हो गया xy, और उसके बाद t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g. अब g पे ये कैसे डिपेंडेंट है? 2 पे है कि g पे? सपोज z पे डिपेंडेंट है. देन now we will write here one equation. t is equal to, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे कांस्टेंट आएगा. अब कांस्टेंट ये x, उसके बाद m का पावर y और g का पावर z आया. अब ये टाइम है ना. अब टाइम का डायमेंशन क्या है? m0 l0 और t पावर 1 आ गया. अब इज इक्वल टू
अब जो है यहाँ पे क्या है के इज इक्वल टू, अब के का तो कोई कांस्टेंट नहीं होता है ना, ये के का वैल्यू कहाँ से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, तो के का वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो सब तो हम क्या करेंगे एल, अब एल का डायमेंशन क्या है, एल का डायमेंशन एल का पावर एक्स है, और एम का पावर क्या है, एम का पावर वाई है ना, और उसके बाद जी का क्या है, एक्सलेशन ग्रेविटी है, एक्सलेशन का क्या होता है यहाँ पे एम जीरो एल टी माइनस टू है ना, एम जीरो एल टी माइनस टू, और पावर क्या है जेड है, होल का पावर जेड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन है ना, टी का पावर वन, और इसके बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पर भी क्या है जेड है, यहाँ पर भी एल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे एल है ना, एल एक्स यहाँ पे आया, उसके बाद एम वाई यहाँ पे आया, और उसके बाद ये जो ये जेड सबका है ना, तो एम का पावर जीरो आ गया है ना, एल का पावर जेड आ गया, और टी का पावर माइनस टू जेड आ गया। ओके समझ में? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, तो एल क्या आ गया एल एक्स प्लस टू आ गया है ना, एक्स प्लस जेड आ गया है ना, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे जेड है, तो एल एक्स प्लस जेड आ गया, और यहाँ पे एम वाई है और यहाँ पे एम जीरो है, तो एम का पावर वाई आ गया, और उसके बाद यहाँ पे टी है ना, टी है यहाँ पे टी माइनस टू जेड आ गया ना, यहाँ पे भी टी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वेटिंग, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे इक्वेटिंग द सिमिलर टर्म, क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग द सिमिलर टर्म, अब यहाँ पे सिमिलर टर्म क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे जेड है, एक्स जेड है, अब पहले हम क्या करेंगे एम और एम को इक्वेट करेंगे है ना, तो एम का पावर जीरो इज इक्वल टू एम का पावर क्या है, यहाँ पे वाई है, तो वहाँ पे वाई दे, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया जेड आया, क्या है वाई इज इक्वल टू जीरो आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टी को इक्वेट करेंगे, टी यहाँ पे वाई वन है, यहाँ पे टी का पावर वन इज इक्वल टू टी का पावर माइनस टू जेड, तो यहाँ पे क्या आया जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आया है ना, टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आया। अब यहाँ पे अब ये एक्स और जेड का वैल्यू आ गया, तो एक्स का अब इसको जो है हम ये एल को डिनोट करेंगे, अब एल को इससे इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आया एल को पावर जीरो, उसके बाद क्या है एल एक्स प्लस जेड आया है ना, आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या इक्वेट करेंगे, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड आया, और यहाँ पे एक्स जेड का वैल्यू हमें पता है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा वन बाई टू आया है ना, वाई का वैल्यू जीरो, जेड का वैल्यू माइनस वन बाई टू, और एक्स का वैल्यू वन बाई टू आया। अब ये जो है वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू और एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे टी इज इक्वल टू के, और उसके बाद यहाँ पे क्या है एल का वैल्यू, एल का पावर एक्स है ना, एक्स, अब एक्स का वैल्यू क्या है वन बाई टू है, और उसके बाद एम का पावर वाई है, और वाई का पावर जीरो है, तो जीरो आ गया। उसके बाद उसके बाद जी, अब जी का वैल्यू पावर यहाँ पे जेड है, तो जेड का वैल्यू कितना है माइनस वन बाई टू आया, क्या है माइनस वन बाई टू आया है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा टी इज इक्वल टू के, अब यहाँ पे एल वन बाई टू आया, अब इसका तो कोई वो वैल्यू ही नहीं है ना, तो यहाँ पे जी का आया वन बाई टू आया। अब इसको जो है हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, टी इज इक्वल टू के, अब इसको ये रूट का वैल्यू कितना है, रूट का वैल्यू कितना आता है वन बाई टू आता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं होल रूट को क्या लिख सकते हैं वन एल बाई है ना, एल बाई जी लिख सकते हैं ना, एल बाई जी, टी इज इक्वल टू के एल बाई जी। अब इसका जो है फाइनल में क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी है ना, रूट अंडर एल बाई टी। अब ये टू पाई कहाँ से आया, के का वैल्यू टू पाई कहाँ से आया, के इज इक्वल टू टू पाई क्या आया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे बाई एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे देखिए तो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास डिराइव हो गया है ना, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो हम ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए हम, समझ में आया, तो इस तरीके से ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस हमें ये आना चाहिए और डायमेंशन आना चाहिए ना, इस फॉर्मूला का डायमेंशन क्या होता है वो आना चाहिए। ओके, मार्कर भी गिर जाता है, अब यहाँ पे देखा okay, now the next question is question number 3 क्या है, centripetal force F acting on a particle of a mass m moving in a circle of radius, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा उससे आप मेरा स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक होता है, स्पेलिंग के लिए सॉरी, आर with velocity v depends upon m, v and r, find acceleration f,
फाइंड एक्सप्रेशन एफ। बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स एफ इज डायरेक्टली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ अ बॉडी, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर एक्स, ये तो हमें लिखना है। फोर्स इज डायरेक्टली टू v का पावर y लिख दे। उसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब z लिखते, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू है ना। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन एफ इज इक्वल टू के एम एक्स बी वाई एंड आर जेड, है ना। ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब नाउ क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के, है ना। के का तो के का वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, तो उसको अभी छोड़ दें। उसके बाद एम, मास का डायमेंशन क्या है, एक्स है ना, मास का डायमेंशन एक्स। वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड, तो मतलब क्या है, लेंथ एल टी माइनस वन, इसका पावर क्या है, वाई है। उसके बाद आर का क्या है, एल, आर लेंथ है ना, हाँ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल है, और उसका पावर जेड। तो यहाँ पे क्या है, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम का पावर एक्स, अब ये वाई इसका भी है और इसका भी है, तो एल का पावर वाई, टी-1 वाई, ओके, समझ में आया। तो इसके बाद एल का पावर जी है। अब क्या करेंगे हम, एम एल टी, यहाँ पे दो छोटी एल यहाँ पे भी है या एल यहाँ पे भी है, क्या करेंगे हम, एम एल टी माइनस टू, इसको ऐसे ही लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एम का पावर एक्स आया, अब एल यहाँ पे भी है एल, तो एल वाई प्लस जेड आया यहाँ पे, उसके बाद टी माइनस वाई आया, ओके, समझ में है ना। थोड़ा सा इसमें इंडिसेस जानना जरूरी है, तो इंडिसेस नाउ इक्वेटिंग, क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग द सिमिलर टर्म, इक्वेटिंग द इक्वेशन, एम को एम से, एल को एल से और टी को टी से। नाउ एम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे 1 है ना। तो एम का पावर 1 इज इक्वल टू एम का पावर एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ओके। अब यहाँ पे देखिए एल को, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे दो ठो वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे वाई है, दो ठो वेरिएबल, तो सबसे पहले हम टी को इक्वेट करें, टी-2 इज इक्वल टू टी-वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। अब हम एल को इक्वेट करेंगे, एल को पावर 1, उसके बाद क्या है, एल वाई प्लस जेड है, तो 1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, उसके बाद जो है 1 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू 2 है, 2 प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल टू कितना आया, -1 है ना। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू -1, ओके। नाउ अब इसको जो है हम ये सब का वैल्यू, ये सब वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, के है ना, के और एम का पावर एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब 1 आया, और वी है ना, वी वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 आया। उसके बाद आर वाई का जेड का वैल्यू कितना है, -1 आया, है ना। तो एफ इज इक्वल टू कितना आया, के, है ना, ऐसे एफ इज इक्वल टू कितना आया, के आया, और उसके बाद एम बी स्क्वायर बाई आर, या आर को हम ऐसे 1 बाई आर लिख सकते हैं ना, तो इसका ये एक्सप्रेशन इतना आएगा, है ना। अब यहाँ पे के का वैल्यू जो है, ये के का, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला है। क्या ये सेंटीपीटल फोर्स इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेंटीपीटल फोर्स, ओके। ये सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पे सी दे दे, यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ओके। तो इस तरह के, अब ये के का वैल्यू हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन सब जो है सॉल्व करेंगे डायमेंशन के मदद से, आप ऐसे करके फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास, एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास and executing simple harmonic motion SHM, simple harmonic motion with amplitude A and angular frequency omega depends upon m
amplitude A and omega, okay, and omega. Find expression, okay. Again we have to do energy of a particle is dependent upon mass of the particle, amplitude of the particle and omega. amplitude मतलब ये होता है जैसे कि ये वेव हुआ ना, हाँ ये वेव हुआ तो यहाँ से ये सेंटर से लेके यहाँ तक इसको ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके, एम्पलीट्यूड ओके, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Solution: energy E is directly proportional to mass power x, E is directly proportional to amplitude power y, and E is directly proportional to omega power z, okay. Now we will make one equation. E is equal to k m power x, a power y, and omega power z, okay. Now what is the dimension? Now we will write here dimension of energy is ml square t minus 2, okay. What is the formula of energy? Work and energy. The dimension of work and energy are the same. The dimension of energy is ml square t minus 2. Work is equal to f into d. Now what is the formula? ml t minus 2, okay, and d means l, okay. Now we will get here ml square t minus 2. What is it? The dimension of work is similar to the dimension of energy, okay. Now is equal to k. Now k is the constant, so we have to ignore the constant. Now mass is x and a over y, and omega amplitude. And amplitude just I have told you that amplitude is the distance. Distance means the dimension of distance is l. L means y, and omega, angular frequency, means omega is equal to, we have one formula 2 pi f, and 2 pi and 1 by t, and is equal to dimension of t minus 1. Omega, what is the dimension of omega? Omega is equal to t minus 1, okay, t minus 1 power z, okay. This is the simple. Now ml square t minus 2 is equal to mx ly and t minus 2 z, okay, t minus 2 z. Now just we have to equate it, equating the similar term, equating the similar term. Now m with m power 1 and m power x, means x is equal to 1, and l square is equal to l y, and y is equal to 2, and z, and t minus 2 is equal to t 2z, okay, 2z, no, minus 1z, okay, minus 1z, okay. Now minus 2 is equal to minus 1z, and z is equal to 1 by 2. Now we have to put this all value in equation 1, okay. Now E is equal to k and m x means 1, and y a, and z, and omega z means 1 by 2. Now E is equal to k ma by root omega, okay, ma by root omega. Ma means a square, and omega is equal to 2, sorry, yes, z is equal to 2 will be here, okay, and a is equal to, so m is equal here, and omega square, okay, omega square. Again I am understanding you, I am telling you, I repeat it, is energy of a particle is dependent on mass, and dependent upon amplitude, and dependent upon angular frequency. We have make one equation. Now we have just write here that the dimension of energy here, and the dimension of these all mass, amplitude, and angular frequency. This just we have solved, and we have equated the similar term means m x, we got the value of x, and we got the value of y, and then we got the value of z, okay. Z is equal to 2, okay, this minus cancel, z is equal to 2. Now just we have put the values of x, y, z in equation 1, and we get the equation here, L omega is equal to 2, and E, we got the final formula, energy. It is the formula of energy. Simple harmonic motion is the, this is the formula related to the simple harmonic motion. The energy of simple harmonic motion, okay, is the required equation, okay, is the required equation. You got it? Okay. Now next question.
Next question is the next question is question number 5. Question number 5. Okay. Question number 5. If force F and velocity if force F if force F, velocity v, and time t and time t time t are are fundamental quantities find dimension of energy. Find dimension of energy. This question you will get in the in the book called Hot of Physics, class 11. This question you will get there. Now you will solve it in the same way. Solution: force is directly V and time is the fundamental quantity. Find the dimension of energy. Okay. Now energy is directly proportional to F x, and energy is directly proportional to T. Okay, T power y, and energy is directly proportional to energy is directly proportional to V power z. Now we will make one equation proportional. E is equal to k and f power x, t power y, and v power z. Okay. Now what is the dimension of energy? ml square t minus 2. Okay. And k f means ml t minus 2 power x, t means time, y. Okay. And v means power y, and v means lt minus 1, lt minus 1 power z. Okay. We got ml square t minus 2 is equal to k. Now solve it. Mx, Lx, and t minus 2x, okay, into t power y, and Lz t minus z. Okay, t minus z. Now ml square t minus 2, and k, we have to ignore k. Okay, we have to ignore and delete k from this equation because it is constant. It's the value we will find in the experiment. Okay. Now m here is m, so m power x, okay, m power x, and here is also l, means l x plus z. Okay, x plus z, and here is t, and here is t, and here is t. Okay, t means t minus 2x plus y, and minus z. Okay, minus z. We have applied the rules of indices here. Okay, now we have to just equate it. M with m means m power 1 is equal to m power x, means x is equal to 1. We get here. Now l with this. Okay. Now this l square is equal to lx plus z, and 2 is equal to x plus z. Equation number 1. Okay. Yes, x, we got the value of x here. Now 2 is equal to 1 plus z, and z is equal to minus 1. And again here t minus 2 is equal to x plus y minus z. Okay, minus 2 is equal to minus 2 x plus y minus z. Okay, now minus 2 is equal to minus 2 into x is equal to 1, and plus y, and minus plus 1. Then minus 2 is equal to this minus 1, this y minus 1, and y is equal to how much we get? Minus 1. Okay, x is equal to 1, z is equal to minus 1, and y is equal to minus 1. Okay, minus 1. Now we will get, now I'm doing here. Now f is equal to now let rub it. Okay, rub it. Okay, rub it. We have the equation is equal to k fx by and tz. We have the equation. Okay, sorry, bz by and tz. Okay, sorry, ty and bz. Okay, we is equal to here. Now e is equal to k and f. What is the value of this? 1, and t means the value of y is equal to minus 1, and b and z, what is the value of minus 1. Okay, minus 1. Now we will get here e is equal to k f by
T and B, F by T and B. This is the final equation. Okay, is the required equation, is the required is the required equation, is the required equation, is the required equation. Is what is the formula of energy? When the F is the fundamental quantity, T is the fundamental, and B is the fundamental quantity in this equation. Okay, now we get here E is equal to K constant and F by BT or F by TB. Okay, now the next question. Next question you will do yourself. Next question you will do yourself. This question is for homework for you. If energy E and velocity V and time T are fundamental quantities, find the expression of surface tension. Okay, find the expression of surface tension S. Okay, you can donate surface tension as a S. Final expression you will get S is equal to F by V square by T square. E. Yes, E by V square by T square. Okay, surface tension you will get the final expression. You will get here the final expression. Okay, you solve it once. Okay, now we will enter in the next topic, the limitation. Okay, limitation of fundamental analysis. Okay, dimension analysis. The limitation of dimension analysis. Okay, the limitation of dimension analysis. Okay, the next topic is the limitation of dimension analysis. Dimension of limitation of dimension analysis. Okay, the first point is cannot find the value of proportionality constant. The first point is डायमेंशन एनालिसिस. हम लोग जो है ये डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा जो कुछ फॉर्मूला जो है जैसे कि कांस्टेंट, जैसे कि हमने फाइंड किया था ना T इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, 2 पाई इज इक्वल टू L बाई L अपन G, है ना. ये तो ये यहाँ पर जो हमने K रखा था तो K का वैल्यू तो हमने डायमेंशन में नहीं बताया ना. हाँ, तो ये तो वी कैन नॉट फाइंड, सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. Proportionality constant. We cannot find the value of proportionality constant by using dimension analysis. Okay. And the next question is cannot find और जो है ये limitation of dimension analysis. तो इससे हम क्या ये जो है we cannot apply this method to those, है ना. We cannot apply this method to those expression containing trigonometric ratio and exponential term. समझ में आया ना. वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड. ये मेथड जो है हमने जो फॉर्मूला सब जो डिफरेंट फॉर्मूला सब जो डिराइव किया उस सब फॉर्मूला में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं था और एक्सप्रेशन वो जो है एक्सपोनेंशियल टर्म भी नहीं था, है ना. जैसे कि f इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, है ना. पी क्यू कॉस थीटा जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना. हाँ, तो इसमें हम जो है इसको हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, है ना. इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. और दूसरा पॉइंट क्या है, point number 3. दूसरा पॉइंट क्या है, we cannot apply this method containing the constant which have dimension. समझ में आया. जैसे कि ये मेथड को हम उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी नहीं यूज कर सकते जिसके पास कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का डायमेंशन भी है. जैसे कि F इज इक्वल टू G mm by R स्क्वायर, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन.
तो इस इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, क्योंकि यहाँ पे जो ये कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट के पास क्या है, डायमेंशन है ना, कांस्टेंट के पास क्या है, डायमेंशन। तो इस तरह के इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के इक्वेशन में हम ये नहीं लगा सकते हैं, ये अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो अब ये थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट यूज this we cannot use this technique in order to derive the equation containing plus and minus sign, प्लस और माइनस साइन, है ना। तो ये अप्रोच हम उस इक्वेशन में भी नहीं लगा सकते जिसमें प्लस और माइनस है, जैसे कि f इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें भी नहीं लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, है ना। इन सब इक्वेशन को हम ये अप्रोच से हम डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस भी होगा जिस इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन में हम ये सब नहीं लगा सकते। ओके, तो these 4 points are the limitation of dimension analysis. Okay, these 4 points are the limitation of dimension analysis. Okay, now in the next class we will discuss about the error. We will discuss about the error, and we will discuss about the in the next class में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अगर आप लोग को ये सब आता है तो आप लोग स्किप करके इंटू 2 की स्पीड में ये वीडियो देखें, ताकि आपको जल्दी हो, है ना, जल्दी ये वीडियो खत्म हो और आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। और आप लोग नोट बनाएं, है ना, नोट बनाएं। वैसे भी मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करें और जो मैं कहता हूँ और उस पर ध्यान दें, है ना, और एक एक बात को नोट करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब नोट करें, है ना, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।